to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about ideals of Mahatma Gandhi. This topic is important from our syllabus, paper 5, Life and Lessons of Indian Moral Thinkers from Ethics and Integrity paper. इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. सबसे पहले आपको तो पता है कि आज 2 अक्टूबर है. दिस इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी और आज के दिन ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है सिंस इट इज़ बर्थ डे ऑफ महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी आपको पता ही है कि उनका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल या आइडियल्स थे वो थे आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस. और इसी कारण से यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर कर दिया है सिंस 15 जून 2007 और तब से ये पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह मनाया जाता है. और इस दिन का पर्पस है, द पर्पस ऑफ दिस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज़ टू डिसिमिनेट द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूडिंग थ्रू द एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस. तो सरल शब्दों में बोले तो दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में महात्मा गांधी के जो विचार हैं, आइडियल्स हैं, उनको स्प्रेड किया जाए, स्पेशली द आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस. महात्मा गांधी का एक इम्पॉर्टेंट कोट यहीं देख लेते हैं. आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. अब महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. देखो, वैसे तो महात्मा गांधी के बारे में आप सबको भी बहुत कुछ पता होगा, बचपन से हम सब पढ़ते आ रहे हैं. फिर भी इस आर्टिकल में कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ कलेक्ट करने की कोशिश की है रिगार्डिंग महात्मा गांधी, जो हमसे प्रीलिम्स एग्जाम में तो पूछा जा सकता है. कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी मैंने बैकग्राउंड बनाने के लिए ये दे दिया है दैट महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869. सो दिस इज़ 151st एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. ही वॉज बोर्न इन पोरबंदर, गुजरात. महात्मा गांधी का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से महात्मा गांधी को बुलाया जाता था. फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड डेज़ में उनको मनु नाम से बुलाया जाता था. फिर जब वो साउथ अफ्रीका में काम करते थे तो उनके को वर्कर्स उनको भाई नाम से बुलाते थे. और जब वो साबरमती आश्रम में शिफ्ट हुए तो साबरमती आश्रम में उनको लोग, वहाँ के जो इनमेट्स थे, वो उनको बापू नाम से बुलाते थे. और ज़रा देखते हैं अब गांधी जी के कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़. तो गांधी जी किस तरह का गवर्नेंस चाहते थे, किस तरह की सरकार चाहते थे, वो जरा देखते हैं. गांधी जी ऑलवेज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें लोकल लेवल पे लोग अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं, अपनी बजट एलोकेशन करते हैं, क्या क्या उनको चीज़ें प्रोग्राम्स लानी है, वो सब लोकल लेवल पे यानी कि विलेज लेवल पे लोग जब अपनी प्लानिंग करते हैं, अपना फाइनेंस करते हैं, अपने पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर डेवलपमेंट वर्क हो, हर एक चीज़ को अगर लोग गांव के लेवल पे मैनेज करें तो उसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और महात्मा गांधी कुछ इसी तरह का गवर्नमेंट चाहते थे, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल शुड प्लान, इम्प्लीमेंट द बेसिक आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल इटसेल्फ. ही वॉज अ स्टाउन सपोर्टर ऑफ रूरल इकोनॉमी. वो चाहते थे कि हर एक गांव अपने आप में कंप्लीटली सस्टेनेबल बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, गांव-गांव में सेल्फ सफिशिएंसी आए, हर एक गांव अपनी प्लानिंग, अपना इम्प्लीमेंटेशन, अपना सिक्योरिटी, अपना सेफ्टी खुद मैनेज करे. ओवरऑल ऐसा नहीं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजेक्ट करते थे. सेंट्रल लेवल पे वो चाहते थे कि जो इंडिया लेवल पे सरकार हो वो बस डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी जैसी मोटी मोटी चीज़ों का टेक केयर करे, लेकिन गांव के लेवल पे ही एक तरह की समृद्धि आए, एक तरह का सेल्फ सफिशिएंसी आए. और इस आइडिया को इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी. आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने जरूर पढ़ रखा होगा, विच एम्स एट प्रोमोटिंग विलेज लेवल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम कहते हैं. ये आइडिया पंचायती राज का महात्मा गांधी जी का ही था, जिसको फिर हमने डीपीएसपी में अंडर आर्टिकल 40 अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इंक्लूड किया है. अगर गांधीयन आइडियाज़ या फिर मॉडल डेवलपमेंट देखा जाए गांधी जी का, तो दैट इज़ ऑलवेज अबाउट रूरल डेवलपमेंट,
he was always in support of decentralization. He was always against the idea of modern civilization. He was against the idea of heavy industries, big cities. उस आइडिया के अगेंस्ट वो हमेशा से ही थे। तो चला देखते हैं गांधी जी का व्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी वॉज स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़ी मशीनरीज का कि हमेशा से ही वो क्रिटिक रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। उनका ऐसा मानना था कि जितने काम हाथ से हो सके उतना बेहतर है, मशीनों का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। तो आखिर ऐसा वो क्यों चाहते थे? वाई ही वॉन्टेड टू हैव मिनिमम यूज ऑफ मशीन्स? क्योंकि उनको ऐसा लगता है, और जो बात बहुत हद तक जस्टिफाइबल भी है, कि मशीनों के इस्तेमाल करने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अगर एक मशीन 100 लोगों का काम अकेले कर देती है तो इस कारण से होता क्या है, 100 लोगों का रोजगार छिन जाता है। तो जितना लाइफ सिंपल हो, जितना लोग खुद हाथों से काम करें, सब लोगों को रोजगार मिलेगा और इस तरीके से किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। वर्कर्स विल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड। अगर सारे वर्कर्स को काम मिलेगा तो किसी को भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। अदरवाइज जब बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं तो नौकरियां कम हो जाती हैं, और जब नौकरियां कम हो जाती हैं और लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर जो उन कंपनीज़ के ओनर्स होते हैं वो वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं। क्योंकि वर्कर ज़्यादा हैं तो उनको नौकरी जब मिलती है तो लंबे समय के लिए काम कराया जाता है, कम सैलरी पे काम कराया जाता है। तो इस कारण से भी महात्मा गांधी मशीन्स के अगेंस्ट थे, लार्ज मशीन्स के अगेंस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मशीन्स फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। उन्होंने काफ़ी पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगर बड़ी बड़ी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे भी गलत असर पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो गांधी जी ऑलवेज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ बेसिक टूल्स। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी चरखा चलाते थे कपड़ों की बुनाई के लिए। सो ही वॉज इन फेवर ऑफ सच काइंड ऑफ मशीनरी, सिंपल मशीन्स। अब जरा देखते हैं गांधी जी आइडिया ऑन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गांधी जी ने बहुत पहले ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दे दिया था। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम डेवलपमेंट करें अपनी ज़िंदगी में, बेहतर से बेहतर लाइफ बिताएं, लेकिन बिना इन्वायरमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट पहुँचाए हुए। उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और महात्मा गांधी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही दे दिया था। वो बात अलग है कि पूरे दुनिया भर में माना जाता है कि ऑफिशियली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार दिया गया था इन 1987 इन ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ऑफिशियली ये शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार इस ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में ही यूज किया गया था। लेकिन ये जो आइडिया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि हम उन्नति करें, अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करें, बेहतर से बेहतर लाइफ बिताएं बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए, ये आइडिया तो महात्मा गांधी ने पहले ही दे दिया था। महात्मा गांधी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज नहीं किया था, ही यूज द टर्म गो सेवा। गो सेवा में भी महात्मा गांधी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जैसा ही आप आइडिया डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है उस पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, कम से कम इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ऑर्गेनिक मैनर में होना चाहिए। मशीन का इस्तेमाल कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। और ज़्यादा एरिया पे जब एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होगी तो अपने आप लोगों को, किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो ये थे महात्मा गांधी के आइडियाज़। अगर इसके लिए उन्होंने एक कोट भी दिया था, उस कोटेशन को ज़रा देखते हैं। द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरी वंस ग्रीड। अभी दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग भूख से मर जाते हैं, कई जगहों पे इतनी गरीबी है कि लोगों को खाने को नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं इसी दुनिया में जो बहुत ही लैविश लाइफ बिता रहे हैं, बहुत सारा खाना बर्बाद कर देते हैं। सो लोगों के ग्रीड के कारण ही कुछ लोगों की बेसिक नीड नहीं पूरी हो पा रही है। कुछ लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, एक ही कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, और कुछ लोगों के लिए 10-10 कमरे में एक इंसान रहता है। तो दैट इज़ बिकॉज सम पीपल आर फुलफिलिंग देयर ग्रीड, और इस कारण से कुछ लोगों की नीड तक पूरी नहीं हो पा रही है। अदरवाइज महात्मा गांधी का मानना था, और ये बात बहुत हद तक जस्टिफाइबल भी है, कि इस दुनिया ने हम सब इंसानों के लिए जो भी हमारी नीड है, ज़रूरतें हैं, जैसे एक इंसान की ज़रूरत जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए सबको इनफ रिसोर्सेज दिया है। लेकिन कुछ लोगों के ग्रीड के कारण कुछ लोगों की नीड पूरी नहीं हो पाती है। तो दिस कोटेशन इटसेल्फ हिंट्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर एक इंसान बस उसकी ज़रूरत के हिसाब से सस्टेनेबल तरीके से अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा तो किसी को भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी।
और इसी कारण से महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए, इससे किसी को भी भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड पे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते हैं और फिर उस बिल्डिंग्स में लोग रहने लगते हैं, एक एक लोगों के लिए, एक एक इंसान के लिए 4-4 10-10 कमरे बना देते हैं हम लोग, और फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होता है और फिर लोगों को भूखे मरना पड़ता है, गरीब लोगों को। सो देर इज़ ए नीड टू फीड एवरी वन, दैट इज़ आवर प्राइम रिक्वायरमेंट, वो उस पर हमें पहले फोकस करना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी का थॉट प्रोसेस था। महात्मा गांधी ने अपना तलिस्मा भी दिया था, गांधीयन तलिस्मा। तो गांधीयन तलिस्मा क्या है, एक बार ज़रा पढ़ते हैं। तलिस्मा मतलब एक तरह का आप समझो तो सजेशन या फिर एक तरह का लाइफ गाइड आपके लिए कि ज़िंदगी में जब भी कन्फ्यूजन हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसको कहते हैं तलिस्मा। इट इज़ ए काइंड ऑफ गाइडेंस बाय महात्मा गांधी। सो देखते हैं गांधीजियन तलिस्मा है क्या। आई गिव यू अ तलिस्मा वेयर whenever you are in a doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test। जब भी ज़िंदगी में कुछ संदेह हो कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ या नहीं, जब भी ऐसा लगे कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं, तो फिर ये ऐसा करो अपने ज़िंदगी में, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारा रास्ता सही है या नहीं। रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन और वुमेन whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him or her. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his life, over life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and the spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself will melt away। तो सरल शब्दों में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी भी संदेह हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, तो आप इस बात को याद करें कि आपका ये काम सही है अगर इस काम से उस इंसान को मदद मिलती है जो बहुत गरीब है, जो बहुत पिछड़ा है। उस इंसान का चेहरा याद करो और सोचो कि क्या मेरे इस एक्टिविटी से उस इंसान के जीवन में थोड़ा भी बदलाव आएगा। विल ही बी बेनिफिटेड, विल सी बी बेनिफिटेड इवन द स्लाइटेस्ट। अगर हाँ तो वो एक्शन आपका सही है और अगर नहीं तो वो एक्शन आपका गलत है। इस गांधीयन तलिस्मा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं केस स्टडी सॉल्व करते वक्त। आपको पता है कि एथिक्स इंटीग्रिटी पेपर में केस स्टडीज आते हैं कि आप ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या करेंगे, तो आप गांधीयन तलिस्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जस्टिफाई भी करना होता है कि आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में कौन सा स्टेप लेंगे, तो उस स्टेप को जस्टिफाई करने के लिए आप गांधी जी के तलिस्मे का भी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि गांधी जी के तलिस्मे से मैंने ये हिंट्स लिया है कि इस एक्टिविटी से गरीब लोगों का भला होगा और इसलिए मैं ये एक्टिविटी करूँगा। The next article is again taken from editorial segment. It is about Lal Bahadur Shastri ji, the Prime Minister India almost forgot. So this topic is again important from our paper 5 ethics and integrity point of view, life lessons from Indian moral thinkers. So देखो, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का तो बर्थ एनिवर्सरी है ही, साथ ही साथ ये लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थ एनिवर्सरी है। इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, और ही वॉज बॉर्न on 1964 महात्मा लाल बहादुर शास्त्री became Prime Minister of India after death of जवाहरलाल नेहरू। और लाल बहादुर शास्त्री जी के कंट्रीब्यूशन की तरफ भी ज़रा ध्यान देते हैं। ही वॉज द वन हु ब्रॉट वाइट रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन आवर कंट्री। तो इन्होंने स्टार्ट जरूर कर दिया था। इंदिरा गांधी जी ने भले उसको सक्सेसफुल कराया, आपको पता है कि तीसरी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। तो वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन जनरली हम सोचते हैं कि इंदिरा गांधी जी ही लेकर के आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। वो बात अलग है कि इट बिकेम कम्प्लीटली सक्सेसफुल अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। अब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने 1964 में और इनको ज़्यादा वक्त मिला नहीं। अगले साल ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया एंड देयर वाज ए वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1965। और ये वॉर फिर फॉर्मली ख़त्म हुआ थ्रू ताशकेंत अग्रीमेंट। ताशकेंत अग्रीमेंट जो 10 जनवरी 1966 को हुआ था इन उज्बेकिस्तान। अभी ताशकेंत अग्रीमेंट में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी गए और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस टाइम के जनरल अयूब खान को बुलाया गया था। और ये ताशकेंत अग्रीमेंट को मीडिएट कर रहा था रसिया। जो वॉर शुरू हुई थी 1965 में, ताशकेंत अग्रीमेंट
को इसीलिए बुलाया गया था, कराया गया था ताकि ये वॉर को फॉर्मली ख़त्म किया जा सके। लेकिन ताशकेंत समझौते के बाद ही जस्ट आफ्टर ताशकेंत अग्रीमेंट दैट वाज साइंड ऑन 10 जनवरी 1966, उसी रात को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई ताशकेंत के अंदर ही, और उनको उसके बाद भारत रत्न का अवार्ड दिया गया पोस्टह्यूमसली, मतलब मरने के बाद उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान। देखो जब 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम में देश की हालत बहुत ख़राब थी। 1962 वॉर में हम चाइना से बुरी तरह से डिफीट हो गए थे और हमारे सोल्जर्स का मोरल बहुत डाउन था। और फिर 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई करने के कारण बिकॉज ऑफ दिस वॉर 1965 वॉर यूएस ने भी हमें सपोर्ट करना बंद कर दिया था। उसके पहले यूएस हमें फूड देता था जिस अंडर ए प्रोग्राम नोन एज फूड फॉर पीस प्रोग्राम, जिसका टेक्निकल नाम था PL 480। वो फूड देना भी यूएस ने बंद कर दिया, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हंगर का भी प्रॉब्लम आ गया, भूखमरी की प्रॉब्लम आ गई थी। और ऐसे टाइम में किसानों को और सोल्जर्स को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी था, और तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था जय जवान जय किसान इन ऑर्डर टू बूस्ट द मोरल ऑफ सोल्जर्स एंड फार्मर्स। और इसका फ़ायदा भी हुआ, सोल्जर्स का मोरल बूस्ट हुआ, और 1965 में हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया और 1971 में भी हराया हमने। और फार्मर्स का जब मोरल बूस्ट हुआ तो फार्मर्स ने वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आए। ऐसा एक टाइम था 1965 में जब हम लोग पूरी तरह से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे फॉर मीटिंग आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। आज के टाइम में हम दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी है, 3 साल तक का अनाज हमारे पास भरा हुआ है, हम पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं फूड ग्रेन्स। तो दैट वाज द आउटकम ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड दिस काइंड ऑफ स्लोगन जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरी हमारे देश के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल के रख दिया। भले 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे लेकिन उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं दे आर इमेंस। इनका भी एक कोटेशन देख लेते हैं, द ट्रू डेमोक्रेसी और स्वराज ऑफ द मासेस कैन नेवर कम थ्रू अनट्रूथफुल एंड वायलेंट मीन्स। तो इनके विचार भी महात्मा गांधी से मिलते जुलते थे। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स लेते हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। देखो आज के इस आर्टिकल से ही हमने पिक किया है ये इवेंट को। देखो जब लाल बहादुर शास्त्री जी 1956 में रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम में एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया था इन महबूब नगर एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये रेलवे एक्सीडेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे मिनिस्ट्री पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझते हैं, अकाउंटेबल पर्सन इज़ द वन और द इंडिविजुअल हु इज़ अल्टीमेटली आंसरेबल फॉर द एक्टिविटी और डिसीजन। कोई भी एक्टिविटी हो, मान लो पूरा का पूरा रेलवे कुछ काम कर रहा है, किसी एक स्टाफ के कारण कुछ गलती हो जाती है तो भी वो स्टाफ तो है ही आंसरेबल, वो रिस्पॉन्सिबल तो है ही, लेकिन जो रेलवे मिनिस्टर है वो अकाउंटेबल है, वो जवाबदेह है। अकाउंटेबिलिटी लाइज विथ वन पर्सन वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ एवरीवन। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का अंतर समझा देता हूँ। अगर टीम खेल रही है, कोई क्रिकेट टीम ही है, तो हर एक खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबल है टीम के प्रति। हर एक खिलाड़ी का काम है कि वो टीम के लिए जितना ज़्यादा हो सके कंट्रीब्यूट करे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बस कैप्टन के पास होती है। अंत में जवाबदेही एक्सप्लेन करना है कि आखिर गलती क्या हुई। दैट अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द कैप्टन। सो अकाउंटेबिलिटी लाइज विद एन इंडिविजुअल while responsibility lies with the entire team। और अकाउंटेबिलिटी रेलवे एक्सीडेंट के केस में किसके पास होती है? रेलवे मिनिस्टर के ऊपर। और इस अकाउंटेबिलिटी को ही जस्टिफाई करते हुए उन्होंने माना कि ये उनकी गलती है, उनका मिस्टेक है, जबकि गलती किसी और की भी होगी, ड्राइवर की होगी, किसी की भी होगी। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मानते हुए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो अगर कुछ गलत होता है तो रियल सेंस में जो अकाउंटेबल पर्सन होता है वो उसकी जिम्मेदारी लेता है और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको फेस करता है। आज के टाइम में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलेंगे। जो भी गलतियां होती हैं मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, यानी कि दे आर नॉट अकाउंटेबल टुवार्ड्स देयर ओन डिपार्टमेंट और देयर ओन जॉब। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आपको याद रखना, आपके सिलेबस में जो पेपर 5 एथिक्स वाला पेपर, उसमें एज इट इज़ एक टर्म दिया हुआ है अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी पे सीधे सीधे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो वहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी का पहले मतलब आप समझाएंगे और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के इस डिसीजन का एग्जाम्पल देकर के आप अकाउंटेबिलिटी को और बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ ही टुक अकाउंटेबिलिटी
of railway accident and he was ready to face the consequences. So he resigned also from the Ministry of Railway. The next article is taken from national segment. It is about Tribes India e-marketplace. This topic is important from our syllabus, paper 3, governance, especially from the welfare of the tribals point of view. So देखते हैं, सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. देखो, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा साहब ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती. यानी कि आज के दिन एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय ट्राइबल मिनिस्टर्स. अब ये ऑनलाइन पोर्टल कैसा है, देखो ये विंडो आप जाकर के ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा. आप ऑनलाइन अगर टाइप करेंगे ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस तो आपको कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा. दिस विंडो इज जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, जैसे वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वो पोर्टल है, वैसे ही ये ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक पोर्टल है. लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि इस पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो ट्राइबल लोगों द्वारा बनाए हुए होंगे. जो ट्राइबल लोग जो अपना नेचुरल हेरिटेज जो सस्टेन कर रहे हैं इतने सालों से, चाहे वो क्लोथ्स हों या फूड आइटम्स हो, प्रोसेस्ड आइटम्स हो, सब कुछ इस पे जो मिलेगा इस पोर्टल पे, ऑल ऑफ देम विल बी द प्रोडक्ट्स मेड बाय द ट्राइबल्स. हैंडलूम, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स. और ये जो पोर्टल है दैट विल बी अवेलेबल फॉर बोथ B2C एंड B2B. B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर्स. मतलब मान लो हमने और आपने जाकर के इस पोर्टल पे लॉगिन करके और कुछ खरीदा अपने लिए, और हम कंज्यूमर हैं, हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहे हैं, सो दैट विल बी नोन एज B2C ट्रांजैक्शन. B2B ट्रांजैक्शन होता है, मान लो आपकी दूसरी कोई कंपनी है, आप मान लो आपके कपड़े की दुकान है, आप कपड़े बेचते हैं, तो आप भी जाकर के, आप भी एक बिजनेसमैन हुए, आप भी जाकर के इस पोर्टल पे जाकर के बहुत सारे कपड़े खरीद सकते हैं ट्राइबल लोगों के, और फिर आप उसको अपने दुकान में रख के बेच सकते हैं. दैट इज़ नोन एज B2B ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन. और इस पर लगभग 5 लाख ट्राइबल्स को फ़ायदा होगा, ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फ़ायदा होगा, वो अपना प्रोडक्ट इस पोर्टल के थ्रू बेच सकते हैं. और नेचुरली इससे फ़ायदा क्या होगा, ट्राइबल लोगों को उनके प्रोडक्ट का बेहतर रेम्यूनरेशन मिलेगा, और इससे ट्राइबल लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा. सो ट्राइबल वेलफेयर पे अगर कभी आगे सवाल आए तो आप इस ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एज एग्जाम्पल. इस पोर्टल को लॉन्च किया है ट्राइफेड ने. तो ट्राइफेड आपको पता है कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. ट्राइफेड का फुल फॉर्म ही है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जिसका पर्पस ही है ट्राइबल लोगों का वेलफेयर इंश्योर कराना. अभी देखो, जैसे कि आज ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, इस पोर्टल पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा साहब ने, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा साहब ने ये एक नए तरह का हनी को प्रमोट किया है. तो ऐसा ही किया जाएगा, इस पोर्टल का ये इस्तेमाल होगा. जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो स्पेशल प्रोडक्ट है उसको इस पोर्टल पे प्रमोट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल एक तरह का स्पेशल हनी है जिसका नाम है पाकुर हनी. ये पाकुर हनी अब आपको इस पोर्टल पे बिकता हुआ मिलेगा. सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि पाकुर हनी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. ये ट्राइबल लोगों द्वारा बनाया हुआ 100% प्योर नेचुरल हनी है. दिस इज़ गैदर्ड बाय सांथल ट्राइबल्स एंड पहाड़िया ट्राइब्स ऑफ पाकुर झारखंड, और इसीलिए इसका नाम है पाकुर हनी. ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीसेप्टिक नेचर मिलेगा आपको इस हनी का. ये पाकुर हनी इसलिए न्यूज़ में था कि इस पोर्टल को लॉन्च करने के अलावा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा साहब ने इस पाकुर हनी को भी प्रमोट किया है. He has informed the consumers of India about benefits of this पाकुर हनी. तो हो सकता है कि हमसे पीटी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए, या कभी ट्राइबल्स के वेलफेयर पे सवाल आए, या इस ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस पे सवाल आए, तो आप प्रोडक्ट में एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं कि जैसे कि पाकुर हनी या बाकी सारे प्रोडक्ट्स अब इस पोर्टल पे बेचे जा सकते हैं. The next article is taken from Assam segment. It is about Dr. B. Borua Cancer Institute. This topic is important from our syllabus, paper 6, Assam governance point of view. सो देखो, इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें ब्रीफली आयुष्मान भारत स्कीम को समझ लेना चाहिए. आयुष्मान भारत स्कीम वाज लॉन्च 2 years अगो इन 2018, और इसके 2 कंपोनेंट हैं. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, और दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत ही आता है. तो इसके दोनों कंपोनेंट को ब्रीफली समझ लेते हैं. आयुष्मान भारत स्कीम का जो पहला कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसके अंतर्गत 1.5 लाख
बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स गांव-गांव में, जैसे किसी को सर्दी खांसी बुखार हो गया या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, डेंटल इशू है, उन सारे चीज़ों का केयर किया जाएगा, हेल्थ केयर किया जाएगा इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। अभी प्रॉब्लम क्या हमारे देश में कि प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हमें मिलती नहीं है। कभी बुखार हुआ, सर्दी खांसी हुई तो उस टाइम में हमें प्रॉपर केयर मिलता नहीं है, और उसी कारण से वो प्राइमरी प्रॉब्लम, प्राइमरी हेल्थ इशू वो सेकेंडरी और टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन बीइंग कि हमारे यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है। तो 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले गए अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, और अब उसी का दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो बेसिक हेल्थ सर्विसेज के लिए ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और अगर कोई सेकेंडरी या टर्सरी नेचर का कोई हेल्थ इशू है, मान लो किसी को हार्ट अटैक आता है या किसी को कोई सर्जरी करानी है, तो उन सब बीमारियों के लिए फिर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मतलब द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ फॉर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज़ फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ सर्विसेज। इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस कराया जा रहा है हर एक फैमिली का। 10 करोड़ जो पुअर फैमिली इसके अंदर इनरोल्ड है उन सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। और अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है ऐसी जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट होगा अगर आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्ड बन चुका है तो आपको बस जाना है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, वहाँ बस जाना है और आपको जन आरोग्य कार्ड दिखाना है और आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा। दैट इज़ द बेनिफिट। तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, उनका हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, आरोग्य मंथन 2.0 इवेंट हाल फिलहाल में कंडक्ट कराया गया था बाई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब ये आरोग्य मंथन है क्या वो भी समझ लो। 2018 में, इन 2018 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च किया गया था। ये आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया गया था 2018 में। तो जब इसके 1 साल पूरे हो गए थे तो आरोग्य मंथन बुलाया गया था, एक इवेंट कंडक्ट कराया गया था टू मार्क द फर्स्ट ईयर ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। अब इसके जब 2 साल पूरे हुए हैं तो फिर से एक इवेंट कंडक्ट कराया गया है और उसका नाम है आरोग्य मंथन 2.0। तो आरोग्य मंथन 2.0 इज नथिंग बट द सेकेंड बर्थ और सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ लॉन्च ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। और इस आरोग्य मंथन 2.0 इवेंट में बताया गया कि कौन कौन से हॉस्पिटल बढ़िया काम कर रहे हैं अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यही है न्यूज़ आर्टिकल कि ये आरोग्य मंथन 2.0 लॉन्च किया गया था टू मार्क द सेकेंड ईयर ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। इसमें बताया गया कि कैंसर के क्षेत्र में जो डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है गुवाहाटी का, वो इंडिया का तीसरा सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इनसे ऊपर जो 2 बाकी हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं, ये तो तीसरे नंबर पे आया है डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट। इससे जो बाकी 2 बेहतर कैंसर हॉस्पिटल्स हैं अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पहला है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन केरला और दूसरा है Cancer Institute of Adyar in Tamil Nadu. They have got first and second positions respectively. Please attempt this practice question that is based on this topic. You can also submit the answer in the comment section. जो next article is again taken from Assam segment. It is about ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम। न्यूज़ आर्टिकल यहीं से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स येट टू गेट फुल ईशान उदय स्कॉलरशिप मनी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं कि ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम है क्या। इट इज़ ए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनको उनके एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम। और इस स्कीम के अंतर्गत हर साल नॉर्थ ईस्ट के 10,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा कर सकें। हायर स्टडीज़ में कुछ भी हो सकता है, जनरल बीए कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स या मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्स। याद रखना आपको बस कि ये ईशान उदय स्कीम जो है दैट इज़ ओनली फॉर हायर एजुकेशन, इट इज़ नॉट फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। Please attempt this practice question that is based on this topic. You can also submit the answer in the comment section.
In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 67 to 69. Topic number 67 is Global Energy Transition Index. This index is published by World Economic Forum. World Economic Forum is based in Geneva, Switzerland. India's rank in Global Energy Transition Index of 2020 was 74th. Please attempt this practice question that is based on topic number 67. Topic number 68 is International Tea Day. 21st May 2020 was celebrated as first International Tea Day. United Nations, based on recommendation of Food and Agricultural Organization Intergovernmental Group meeting that was held in Italy in 2015, declared 21st May as International Tea Day. And then United Nations General Assembly on 21st November 2019 proclaimed 21st May as International Tea Day. And that is why 21st May 2020 was celebrated as first International Tea Day. Please attempt this practice question that is based on topic number 68. Topic number 69 is about Gyan Vriksh. Gyan Vriksh, it is an academic channel started by the government of Assam. This has been started under Samagra Shiksha Abhiyan. The channel was launched to compensate for the academic losses caused due to COVID-19. Please attempt this practice question that is based on topic number 69. This is the answer of question number 64 to 66 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन अब वाज अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल. तो कल ही हमने देख लिया था कि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रिसीजन थोड़ा ख़राब होता है लेकिन इट इज़ फायर्ड इन द हाई एटमॉस्फेयर. सो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट वाइल फर्स्ट इज रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. Second practice question is about Kanaklata Barua. So Kanaklata Barua is associated with which of the following? Of course, the correct answer will be option C, Quit India Movement. That's all from our side for today. Thanks for watching.